अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेशन है ये इंटरनेट और नेटवर्किंग के जो CS 101 के टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किए थे, उन टॉपिक्स का आज हमारे पास ये पार्ट 2 लेक्चर है। 59 से ये शुरू हुए थे और 63 तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 64 से ऑनवर्ड। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इंटरनेट का एक आर्किटेक्चर जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। इंटरनेट आर्किटेक्चर्स के अंदर आपको ISP की डेफिनेशन आनी चाहिए। ISP जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मुखफ़्फ़ है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। इन जनरल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज बेचती है, प्रोवाइड करती है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और ये हर मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं और इनकी ना 3-4 लेयर्स होती हैं। एक पहली लेयर के अंदर होती है जो सबसे टॉप के ऊपर होती है, जो इंटरनेशनली सेल करती है। एक दूसरी लेयर होती है जो आम तौर पे आपके कंट्री लेवल पे होती है, वो सेल करती है। फिर उसके बाद आपके पास एक तीसरी भी आ जाती है जो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर होती है और उसके बाद फिर आप एंड यूज़र के तौर पे उसे यूज़ करते हैं। मसलन अमेरिका के अंदर बड़े जो हैं, जैसे अमेरिका ऑनलाइन है, या बड़े बड़े जो वन टायर हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो आगे सर्विसेज बेचते होंगे दूसरों को। फिर उसके बाद यहाँ तीसरों को। आप अपनी मिसाल ले लें, अगर आप ख़रीद रहे हैं जैज़ से, तो जैज़ भी आपका ISP है, लेकिन जैज़ ख़रीद रहा है जो है वो PTCL से, ठीक है। PTCL भी आपका ISP है और PTCL जो है वो ज़ाहिर है किसी न किसी इंटरनेशनल मार्केट के 2 टायर ISP से ख़रीद रहा होगा और वो फिर जो है वो टायर 1 के ISP। सिंपली आपने ये स्ट्रक्चर अपने जहन में बिठाना है कि टायर 1, टायर 2 और टायर 3 क्या होता है, और एंड के ऊपर आपके पास ये एंड सिस्टम्स होते हैं जो आपके पास इनको यूज़ कर रहे होते हैं। और ये एंड सिस्टम्स जो हैं ये आपके पास होस्ट कहलाते हैं, जहाँ से आपका डाटा कनेक्ट होके तो जा रहा होता है। इसके अंदर टेलीफोन्स हो सकते हैं, वीडियो कैमराज, ऑटोमोबाइल, कुछ भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि आप मुख्तलिफ रेंज के हॉटस्पॉट भी चला सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज को मज़ीद भी आगे शेयर कर देते हैं सर्वर बनाकर, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है। उसके बाद राउटर्स को हमने डिफ़ाइन इसके अंदर कर लिया था कि ये हमारे पास क्या होता है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनेट एड्रेसिंग जी। एक बहुत बड़ा निज़ाम है जी इंटरनेट एड्रेसिंग का। जब भी कोई कंप्यूटर जो है वो किसी भी अपने सर्वर से जाके कनेक्ट होता है तो वो सर्वर उसे एक नाम देता है, उस नाम को IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किया जाता है जी। ये 32 बिट होता है और ये हर सर्वर जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये 128 बिट एड्रेस को कन्वर्ट करता है 32 बिट में। आप भी अब अगर याद करें तो आप अगर अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ तो उस पे आता है ऑब्टेनिंग IP एड्रेस। ये सिंपल सा एक फिनोमिना है जो आपको समझना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर आपके घर वाले राउटर से कनेक्ट हुआ तो उस राउटर ने उसे एक IP एड्रेस दिया। IP एड्रेस एक नाम होता है जो इस तरह करके जो है ना वो मिलता है। अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आ जाता है 192.168.1. यहाँ पे जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसका कोई ना कोई IP एड्रेस जो है वो ज़रूर होता है। ये देखें जी, मेरे पास ये इंटरनेट है। अगर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ, ये मैं इंटरनेट की सेटिंग में चला गया, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये मेरे पास फाइंडिंग माय IP एड्रेस। तो मुझे ये बता रहा है जी कि इस वक्त जो है वो मैं इस IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड हूँ 39। ये इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को देखना चाहते हैं तो आप वाईफाई में चले जाएं और इसी तरह चेंज अडाप्टर सेटिंग, यानी हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मौजूद है। आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये आपको दिखाएगा कि आपका IP एड्रेस जो है वो इस वक्त कौन सा चल रहा है जी, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने और मैंने वायरलेस प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पर मैं देखता हूँ डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है जी कि मेरा जो इस वक्त इस सिस्टम का IP एड्रेस है वो 192.168 है। ये जिससे जाके कनेक्टेड है वो 192.168.11.1 है और आगे फिर जो मेन सर्वर्स के साथ हैं ये उनके IP एड्रेस। तो यहाँ पर हर कंप्यूटर जब अपने से ऊपर वाली हायरार्की के अंदर जाके कनेक्ट होता है तो उसको कोई ना कोई IP एड्रेस जो है वो दिया जाता है। जो हायरार्की हमने यहाँ पे देखी है कि ये कंप्यूटर जब इससे कनेक्ट होगा तो ये इसे नाम देगा, ये जब इससे कनेक्ट होगा तो ये इसे नाम देगा। और सिर्फ लॉजिक ये है
कि हर सर्वर अपने साथ अटैच होने वाले सिस्टम को एक यूनिक नाम देता है, और वो यूनिक जो आईपी एड्रेस होता है यानी वो किसी और का नहीं हो सकता। इसीलिए तो एक कंप्यूटर जब एक मैसेज भेजता है तो वो एग्जैक्टली उसी के पास जाता है जिसके लिए उसे भेजा जाता है, क्योंकि उसका नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूनिक होता है। ठीक है जी। तो ये आईपी एड्रेसेस कौन बनाता है, किस तरह क्रिएट होते हैं, इसके लिए एक अदारा है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, जो कि जो है वो इसको रेगुलराइज करता है कि ये नाम किस तरह के होंगे। दुनिया के अंदर जितनी मशीनें चल रही हैं तमाम के आईपी एड्रेस हैं, दुनिया के अंदर जितनी वेबसाइट्स चल रही हैं उन तमाम के आईपी एड्रेस हैं। अगर आप गूगल में जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आईपी एड्रेस आपको बताया जाएगा कि फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो ये है जी 176.13.69। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज के दी आई टी एजू, कोई और बड़ी वेबसाइट का नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पे google.com का जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको वो आईपी एड्रेस भी यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको आपके हर सिस्टम, हर वेबसाइट, हर सर्वर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। लिखने का फॉर्मेट इसका बता दिया गया है कि 4 डिजिट्स होते हैं जिनको सेपरेट किया जाता है कॉलन के साथ, और हर वैल्यू जो होती है ये 32 बिट इसी तरह बनता है कि हमारे पास जो है ना ये 4 हैं। तो आप देखें जी, ये 4 को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 32 है। ये 8 बिट का, ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट। 8 बिट का जो नंबर होता है बाइनरी के अंदर हम पढ़ के आए हैं, 8 बिट नंबर जो है वो मैक्सिमम 255 तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि 2 की ताकत 8 ले लें, और 2 की ताकत 8 होती है 256। तो इसका मतलब है एक काम करें तो 0 से लेकर 255 तक वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। यहाँ पर भी 0 से 255, यहाँ भी 0 से 255। तो ये इस तरह से करके जो है वो आप इनको एड्रेस दे सकते हैं, और ये हर सूरत में कोई ना कोई नाम इसका होता है। अब दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, उन तमाम के ये नाम होते हैं, इनके ये नंबर होते हैं। लेकिन इन नंबर्स को याद रखना जो है वो ज़ाहिर है मुश्किल होता है। फेसबुक को अगर आपको नंबर से चलाना पड़े तो जब आप आपके जियोग्राफिकल एरिया में उसका एड्रेस और शो होगा, किसी और जियोग्राफिकल एरिया में और शो होगा, तो किस तरह हम याद रख सकते हैं। इसके लिए एक निज़ाम बनाया गया है जिसे डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम कहा जाता है। इसका मकसद क्या होता है कि जी हर कंपनी जो आईपी एड्रेस देती है ना, उसका कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास है वेबसाइट तो facebook.com, तो facebook.com जो है ये इसका डोमेन नेम है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली जो है वो एक आईपी एड्रेस चल रहा है जो उसी का है और पूरी दुनिया में किसी और का नहीं है। तो ये नाम रखने वाले जो अदारे हैं ये भी आईकैन से रजिस्ट्रार्स होते हैं, और स्पेशल कंपनीज होती हैं जो आपको नाम प्रोवाइड करती हैं। बाकायदा आपको वो नाम ख़रीदने पड़ते हैं, और उनको हम डोमेन कहते हैं। मसलन आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखते हैं, ये DITeducation.com है, तो इसका कोई ना कोई तो आईपी एड्रेस है, लेकिन ये मैंने नाम खरीदा हुआ है तो इसे मैं डोमेन नेम कहूँगा। हर डोमेन नेम जो होता है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। .com है उसके अंदर, .org है उसके अंदर .pk है, .co है, .biz है। क्या जो है वो उसके साथ जो है ना वो लिखा हुआ है, ये डोमेन्स के लेवल्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो टॉप लेवल नेम होते हैं वो दीज सफिक्स आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन्स, यानी जो हम नाम के बाद लगाते हैं, जैसे MD और EDU लगा दिया, या आपने .com लगा दिया फॉर कमर्शियल। ये चंद एक आपको याद होने चाहिए जी, ठीक है। मसलन TLDs अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपको बताएगा यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगी, और आपको चंद एक के नाम और उनकी टाइप जो है वो थोड़ी बहुत याद भी होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपके जहन में कोई ना कोई होनी चाहिए कि जी .com फॉर कमर्शियल है, ठीक है जी, .biz फॉर बिजनेस है, .edu फॉर एजुकेशन है। तो लोग इसको अपने डोमेन के अंदर रह के ही इनको यूज़ करते हैं। दीज सफिक्स आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन्स। ये कमर्शियल हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, ये लिखा हुआ है सारा। ये नाम और ये चंद नाम तो आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा टॉप लेवल डोमेन में कुछ कंट्री कोड TLDs भी होती हैं। मसलन .au ऑस्ट्रेलिया, .pk फॉर पाकिस्तान, ये 2 हिस्सों की होती हैं। .ca फॉर कनाडा, .us फॉर US, .in फॉर इंडिया। तो ये कंट्री लेवल डोमेन्स जो होती हैं ये याद रखिएगा, ये सब के एक जैसे रूल नहीं होते। कुछ कंट्री लेवल डोमेन ऐसी हैं
कि जो बाय नहीं की जा सकती। बाय करने के लिए आपको सर्टन जो है वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन वगैरह देनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप उनको बाय नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान के लिए .pk अगर आपने डोमेन परचेज़ करनी है तो इसके लिए स्पेशल एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है उसका नाम है पीके निक जी। अब ये कंपनी है जहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये रजिस्ट्रार है, देखें जी .pk रजिस्ट्री प्रोवाइडर। ये वाहिद कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर भी ऑफिस मौजूद है। यहाँ से ही आपने .pk की डोमेन को आप खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड करना लाजमी है, अदरवाइज़ आप नहीं खरीद सकते। .com आप किसी भी जगह से खरीद सकते हैं, .com हो गया, .org हो गया, लेकिन जो कंट्री लेवल टॉप कंट्री लेवल की डोमेन्स होती हैं उनको ख़रीदने के सर्टन रूल्स हैं। और कुछ मुल्क तो ऐसे हैं कि वो उस वक्त तक आप बाय नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हमारे पास डोमेन्स कहलाती हैं। सम टाइम हम डोमेन्स के अंदर जो है वो मल्टीपल एक्सटेंशंस या मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो कर लेते हैं, जैसे eagle.mu.edu। अब mu जो है ये यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन ईगल जो है ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एक सब डोमेन जो है ना वो क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो मेन आपका जो डोमेन नेम होता है वो आप बाय करते हैं, सब डोमेन आप अपने जितने चाहें मर्जी बना सकते हैं। मसलन ये देखें जी, हमारे पास जो मेन नाम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डोमेन का, वो vu.edu.pk है। edu जो है फॉर एजुकेशन है, pk जो है फॉर कंट्री लेवल डोमेन है। लेकिन अगर हम देखें तो vulms.vu.edu.pk, तो ये एक सब डोमेन है VULMS। इसके ऊपर जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पड़ा हुआ है इस डोमेन का, और VU के ऊपर जो है वो इस डोमेन की जो है वो वेबसाइट पड़ी हुई है। तो जो मेन डोमेन के ऊपर हम यूज़ करते हैं इसे हम सब डोमेन कहते हैं। ये भी आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठाना है जी, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास नेम सर्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। द नेम सर्वर क्या है, द कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड विद द एड ऑफ नेम सर्वर्स। यानी अब आप देखें कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर चल रहा है, यानी ये आईपी एड्रेस है और इसको हमने डोमेन नेम हमने इसके लिए फॉर एग्जांपल रख लिया जी theiteducation.com। अब आप लिखेंगे ये, लेकिन एक सिस्टम ऐसा मौजूद होगा जो इस नाम को इस आईपी एड्रेस में चेंज करेगा और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगी। ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका डोमेन नेम है, इन दोनों के दरमियान जो है वो नेम सर्वर्स और डोमेन नेम सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जिसे डीएनएस कहते हैं, जिसका काम क्या होता है कि उसने ट्रांसफॉर्म करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है सर्विसेज को क्लाइंट्स तक। जो आपके डोमेन नेम है उनको उसने इंटरनेट वाइड डायरेक्टरी के अंदर ट्रांसलेट करके उस प्रॉपर आईपी एड्रेस तक पहुंचाना होता है। ये जो सिस्टम है ये डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। और इसके अंदर हमने डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनको नाम दिए होते हैं जिन्हें हम नेम सर्वर्स कहते हैं, नेम सर्वर्स कहते हैं। बेसिकली यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए कि फिर एक आईपी एड्रेस को नाम के अंदर कौन चेंज करेगा, आईएसपी नहीं करेगा, बल्कि एक सिस्टम है जिसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम, वो उसे चेंज करेगा जी। उसके बाद आप देख लें जी कि इंटरनेट की हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं ये कौन कौन से। इंटरनेट की एप्लीकेशंस भी आप इसे कह सकते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज भी कह सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो इसकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं जी, फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करते हैं। उसके बाद दूसरी सर्विस टेलीनेट और सिक्योर शेल है। इसके ज़रिए आप रिमोटली एक कंप्यूटर पे बैठते हुए दूसरे कंप्यूटर को जो है के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी सर्विस हमारे पास जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसकी मदद से एक ब्राउज़र में आप एक ब्राउज़र के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं वेब सर्वर के साथ, और उस वेब सर्वर पर मौजूद जो वेबसाइट्स होती हैं, जो पेजेस होते हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये कुछ सर्विसेज आप यहाँ पर ये एप्लीकेशंस देख सकते हैं जी। मिसाल के तौर पे एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आप डाउनलोड और अपलोड करते हैं। फिर आपके पास एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका ब्राउज़र यूज़ करता है टू कनेक्ट विद द वेब सर्वर, और सर्वर से वो डाटा लेकर आता है। आप ज़रा देख लें, आपने यहाँ पे लिखा ये वाला, लेकिन ख़ुद ब खुद जो है वो इसके शुरू में एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस फॉर सिक्योर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना वो चला जाता है और जाके वहाँ से डाटा लेके आता है। तो वेबसाइट्स के अंदर, ब्राउज़र्स के अंदर जो सर्विसेज चल रही होती हैं उसमें एचटीटीपी भी है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल वाली सर्विस भी यहाँ पे चलती है, डाउनलोडिंग वाली सर्विस जो है वो भी यहाँ पर चलती है। ठीक है जी, तो इस तरह की सर्विसेज जो हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके ज़रिए आप ईमेल करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है और चैट बोर्ड्स हैं, ये सारी जो हैं जिस सर्विस के तहत चल रही होती हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के तहत चल रही होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप है, ईमो है, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सर्विस मेन यूज़ होती है उसका नाम VoIP है और इसे हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में दो तरीकों से आ सकता है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं, कौन सी प्रोटोकॉल कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप कह सकते हैं FTP जो है ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, टेलीनेट या SS जो है ये रिमोटली कनेक्ट होने की, HTTP जो है ये ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स के दरमियान कनेक्शन करवाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है इसके पीछे भी एक सर्विस चल रही होती है जिसका नाम होता है SMTP। ठीक है जी, विच स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली तो ये सारी प्रोटोकॉल्स ही होती हैं ना जिनके तहत ये सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आजकल इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है, जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स का दौर है, यूट्यूब का दौर है और मीडिया स्ट्रीमिंग का दौर है। तो इनके लिए भी सेपरेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरनेट और ईमेल हम किस तरह से यूज़ करते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जी। ठीक है, मैसेजिंग एप्लीकेशन में फ़ौरन मैसेज भेजना जैसे फेसबुक मैसेंजर है, चैट विंडो के अंदर चैट करना, ट्विटर के ज़रिए ट्वीट्स करना, फेसबुक की वॉल पे मैसेजेस को पोस्ट करना और ये ईमेल जो है ये अब पुराना तरीका हो गया है कि आप किसी को ईमेल करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आती है, ये ईमेल से रिलेटेड आपके पास सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं ये वही आगे जी दोबारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो काम कर रही होती हैं। ख़ास तौर पे ईमेल की जो सर्विस है ये तो 100% SMTP के अंडर काम करती है। यानी आप यहाँ पर जब वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं तो ये HTTP करता है, जब आप फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं तो ये FTP करता है और डाउनलोड मैनेजर जितने भी होते हैं वो FTP के साथ मिलकर काम करते हैं। और जब आप ईमेल्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आपकी जो प्रोटोकॉल है वो SMTP जो है वो यूज़ हो रही होती है और ये उसके अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। SMTP के अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं, SMTP टेक्स्ट मैसेजेस भेजती है, माइंग जो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस जो है ये नॉन ASCII और SMT, नॉन ASCII से मुराद ऐसे कैरेक्टर्स जो ASCII टेबल में नहीं होते। फिर POP3 जो है, इसी तरह इंटरनेट मेल एक्सेस ये सारी वो प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल के लिए या इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट लेक्चर जो पार्ट 2 था और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं पार्ट 3 के अंदर मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा नेटवर्क और इंटरनेट के हवाले से जी। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।